Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with another video and आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैंसर। सो कैंसर से रिलेटेड बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कैंसर। Cancer is defined as uncontrolled proliferation of cell resulting in a mass that is tumor. So uncontrolled proliferation means uncontrolled multiplication or division of cell. So uncontrolled multiplication or division of cells resulting in a mass, and that mass is known as neoplasm or tumor। तो neoplasm और ट्यूमर एक ही चीज है, तो यू कैन कॉल इट एज ए neoplasm एज वेल एज ट्यूमर। अब अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल का मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो सेल का डिवीजन प्रोसेस है वो अनकंट्रोलेबल है। इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, इसका मतलब व्हेन इट डिवाइड्स, अगर एक सेल को हम डिवाइड करेंगे तो इट गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स, फिर फर्दर डिवीजन होगा और फिर ऐसे ही इसका फर्दर डिवीजन होगा। ओके, एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि एक मास ऑफ सेल बन जाएगा एंड दैट मास ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर। क्लियर ना? ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है कैंसर का। बट ये हुआ क्यों? व्हाई अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन टेक्स प्लेस? अगर आपने सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ा है तो एक चीज आपको डेफिनेटली पता होगी कि सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड और इट्स अ रेगुलेटरी प्रोसेस। इट मीन्स कि रेगुलेशन होना मस्ट है, अदरवाइज इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग और अल्टीमेटली लार्ज अमाउंट ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा जो कि हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है। तो ये जो अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं ड्यू टू फेलियर ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की वजह से हुआ है। तो वी कैन सिंपली से दैट इट मेनली ऑकर्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो सेल डिवीजन को रेगुलेट कर रहा था, वो मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अदरवाइज जहां से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वही इसका बेस है, अगर वो नहीं समझेंगे तो कैंसर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इट इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ओके, एंड दैट रेगुलेटरी मैकेनिज्म regulates the normal behavior of cell or it regulates the normal cell division। तो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था वो फेल हो चुका है। जैसे कार का ब्रेक फेल हो जाए तो इट कीप्स ऑन रनिंग, सिमिलरली अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो चुका है तो इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, नए सेल्स ऐड होते जाएंगे और अल्टीमेटली एक मास ऑफ सेल बनेगा जिसे ट्यूमर कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन के बाद कुछ बेसिक्स और देख लेते हैं रिलेटेड टू कैंसर। ये जो टर्म है कैंसर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैंकरम। तो कैंसर जो टर्म है वो डिराइव हुआ लैटिन वर्ड कैंकरम से, एंड कैंकरम का मतलब होता है क्रैब, और क्रैब तो आप जानते हैं ना, क्रैब केकड़ा। तो क्रैब की एक प्रॉपर्टी है, जिस चीज से वो अटैच हो गया फिर उसे आसानी से नहीं छोड़ता। सिमिलरली कैंसर भी जिस पर्सन को अफेक्ट कर देता है फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता।
मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वर्ड कैंकरम कितना अप्रोप्रिएट है कैंसर को जस्टिफाई करने के लिए, इसका सीधा सीधा मतलब यहां से समझा जा सकता है कि क्रैब और कैंसर्स दे परफॉर्म देयर एक्शन इन अ सिमिलर वे। क्रैब भी जिस सरफेस से चिपकता है उस सरफेस को छोड़ता नहीं है। सिमिलरली कैंसर भी अगर बॉडी में एक बार इनिशिएट हो जाए तो जल्दी इससे रिलीफ नहीं मिलने वाला। क्लियर ना? और कैंसर की स्टडी को मीन्स द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। तो स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। ओके, और ऑन्कोलॉजी ही क्यों कहा जाता है ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन और थोड़ा सा इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसको डिटेल में कवर करेंगे और समझेंगे कि व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दोज कॉजेज which mainly converts the normal cells into the cancerous cells. Okay, so बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। So let's understand first the properties of cancerous cell. तो प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल, इस प्रॉपर्टी को अब हम लोग एक एक करके समझेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, और अगर आपने ये प्रॉपर्टीज वाला पार्ट समझ लिया तो टॉपिक बहुत इजी हो जाता है एंड इस डिजीज को समझना बहुत इजी हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन मींस कैंसर सेल नॉर्मल सेल के साथ कॉम्पीट करता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर द अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। इससे होगा क्या, सपोज ये नॉर्मल सेल है जिसका कनेक्शन बॉडी के अदर सेल के साथ भी है एंड एज वेल एज ब्लड वेसल्स के साथ भी है, जिसके थ्रू इस सेल में न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स पहुंचते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी गैस ट्रेवल होके पहुंचता है। इसका मतलब ये हमारी बॉडी का पार्ट है, तो इसका रेगुलेशन भी हमारी बॉडी से होगा। बट अगर इसके पैरेलल कोई कैंसरस सेल डेवलप हो जाए, इसको तो हमारी बॉडी नरिश नहीं करेगी और इसको तो हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी गैस या जो अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट, वो प्रोवाइड नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये नॉर्मल सेल से कॉम्पीट करेगा और नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगा। अब नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन लेने के बाद, सारे एसेंशियल एलिमेंट लेने के बाद रिजल्ट क्या होगा, नॉर्मल सेल की डेथ होती जाएगी, ये ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और इसका काउंट इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल दैट, पहले इस पोर्शन को रब कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल that cancer cells compete with normal cell for nutrients and other essential requirements, and in victory or in the fight the normal cell will die. Okay, in victory the normal cell will die. तो नॉर्मल सेल की डेथ होती जाएगी और कैंसरस सेल इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर ना? प्रॉपर्टी नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्ट हम लोगों ने एक डेफिनेशन से किया था कि कैंसर सेल्स शोज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। तो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन अगर नॉर्मल सेल करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा,
तो it turns into a mass, okay, and that mass is known as tumor. So कैंसरस सेल्स, और इसको मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म और ट्यूमर, क्लियर ना, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म और ट्यूमर, ओके। ये जो ट्यूमर है, मास ऑफ जो सेल है, इट डेवलप्स क्राउड अराउंड द नॉर्मल सेल, क्योंकि इसका मास जब नॉर्मल सेल के बिल्कुल सराउंडिंग्स और एडजेसेंट में डेवलप होगा तो नॉर्मल सेल को अपने फुल ग्रोथ का स्पेस नहीं मिलेगा, फुल डेवलपमेंट के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली एक क्राउड नॉर्मल सेल के फंक्शन को डिसरप्ट करेगा एंड फाइनली इट ऑल्सो लीड्स टू द डेथ ऑफ नॉर्मल सेल। तो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म और ट्यूमर develops crowd around the normal cell and it disrupts the functioning of, around the normal cell, which disrupt the normal growth and functioning of cell. Clear na? It also leads to the death of cell. Clear ना, ये पॉइंट पे क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कैंसरस सेल्स की एक प्रॉपर्टी है ना, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग। इट मींस कि कैंसरस सेल्स और कैंसर नॉन डिवाइडिंग सेल्स में नहीं होता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैंसर सेल्स और कैंसर डू नॉट ऑकर इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर सेल्स और कैंसर नॉन डिवाइडिंग सेल्स में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर सेल डिवाइड ही नहीं होगा तो ये अंडरस्टूड है जो प्रॉपर्टी है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन की, उसके लिए मास ऑफ सेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास ऑफ सेल रिजल्ट्स इन ट्यूमर फॉर्मेशन। और अगर सेल नॉन डिवाइडिंग है तो ये अंडरस्टूड है कि ये ट्यूमर का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो मासेस नहीं बनेंगे, मासेस नहीं बनेंगे, ट्यूमर नहीं बनेगा, और अगर ट्यूमर नहीं बनेगा तो ये अंडरस्टूड है कि फिर ये नॉर्मल सेल्स से कॉम्पीट नहीं करेगा, नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं करेगा। तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स, अब ऐसे कौन कौन से सेल हैं जिसमें कैंसर नहीं हो सकता? आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी फ्रॉम क्लास 9 कि न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड एज दे लैक सेंट्रियोल्स। तो न्यूरॉन्स में कैंसर नहीं होता, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम न्यूरॉन्स, कार्डियक सेल्स ऑल्सो लैक द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। क्लियर ना? तो न्यूरॉन्स एंड कार्डियक, दीज आर द नॉन डिवाइडिंग सेल जिसमें कैंसर नहीं होता। मैं जानता हूं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में सुना है, शायद ब्रेन कैंसर के बारे में भी सुना होगा। ब्रेन ट्यूमर का मतलब ये तो नहीं है ना कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरॉन। चलिए मैं आपको बताता हूं, ब्रेन ट्यूमर इज एक्चुअली, ब्रेन ट्यूमर इज एक्चुअली ग्लियोमा, ओके। ब्रेन ट्यूमर को ग्लियोमा बोला जाता है। तो ग्लियोमा से शायद आप समझ गए होंगे कि इट्स अ अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स। अब आप कहेंगे कि ये न्यूरोग्लियल सेल्स कौन से सेल्स हैं? जिन लोगों ने पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th में 11th में, शायद इनको पता हो। न्यूरोग्लियल सेल्स आर दो सेल्स जिसकी क्वांटिटी न्यूरॉन से 10 टाइम्स ज्यादा है और इसका फंक्शन न्यूरॉन को नरिश करना होता है। तो इसका अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ग्लियोमा डेवलप करता है, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ओके, मैं ये भी मेंशन कर रहा हूं, न्यूरोग्लिया सेल्स nourishes the neuron. Okay, it nourishes the neuron. It means कि
न्यूरॉन का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इसलिए न्यूरॉन में कैंसर नहीं होगा। क्लियर ना? अब इस चीज को ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले है। यानी अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तब भी डिवीजन प्रॉपर्टी जो है वो लॉस्ट होगी। तो ये चीज तो क्लियर है ना, कैंसर कैन अकर ओनली इन द न्यूक्लिएटेड सेल्स। और मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो कैंसर डू नॉट अकर इन नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। यानी कैंसर आरबीसी में नहीं हो सकता, प्लेटलेट्स में भी नहीं हो सकता। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैंसर डू नॉट अकर in non-nucleated cells like RBCs and platelets. RBCs and platelets। ठीक है, वैसे भी प्लेटलेट्स को सेल नहीं माना गया है। प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट है क्योंकि इसका फॉर्मेशन होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन द बोन मैरो। ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। तो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स में भी कैंसर नहीं होता है। अब कैंसर सेल की एक और प्रॉपर्टी, कैंसर सेल के पास एक एंजाइम है जो नॉर्मल सेल के पास नहीं है। दैट एंजाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेलोमेरेज। और यही टेलोमेरेज इंड्यूस करता है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। ओके, तो कैंसर सेल कंटेन an enzyme called telomerase, and that telomerase which induces uncontrolled proliferation. Okay, so it induces uncontrolled proliferation। तो ये एंजाइम एब्सेंट है नॉर्मल सेल में, मैं ये भी मेंशन कर रहा हूं, टेलोमेरेज एब्सेंट इन द नॉर्मल सेल। तो इट्स एब्सेंट इन नॉर्मल सेल। क्लियर ना? तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, टेलोमेरेज एंजाइम जो कि कैंसरस सेल में तो है बट नॉर्मल सेल में नहीं है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग डिस्कस कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स से अलग दिखता है। जब आप कैंसरस सेल्स का या कैंसरस टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये नॉर्मल सेल से अलग दिखता है। अलग क्यों दिखता है? अगेन कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग और देख लें। तो कैंसर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पे कुछ ऑल्टरेशंस होते हैं। तो नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कैंसर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है। क्यों अलग है इसको भी देख लेते हैं। तो कैंसर सेल शोज ऑल्टरेशन ऑन सेल मेम्ब्रेन, और ऑल्टरेशन क्या दिखता है इसमें? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन एब्सेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ कैंसरस सेल। ठीक है, तो कैंसरस सेल के सेल मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोलिपिड भी नहीं होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी नहीं होगा। सेम ऑल्टरेशन कैंसर सेल के न्यूक्लियस में भी दिखता है। तो कैंसर सेल के न्यूक्लियस में जो ऑल्टरेशन होता है, मैं इसको ऐसे इंडिकेट करता हूं, ऑल्टरेशन इन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी ऑल्टरेशन आता है।
अगर नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में कैंसर सेल का न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया जाए तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मोर डीएनए, ओके। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैंसर सेल की एक प्रॉपर्टी है, यह ऑल्टरेशन कॉज करता है जेनेटिक मटेरियल पे, और इसका अभी हम लोग और डिटेल में जेनेटिक्स ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जेनेटिक ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसरस सेल का, ओके। तो इट कंसिस्ट ऑफ मोर डीएनए। देन कैंसर सेल की प्रॉपर्टी में ऑल्टरेशन इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या ऑल्टरेशन आता है? अगर इसको नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म से कंपेयर करें तो कैंसर सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी एक कैंसर सेल के साइटोप्लाज्म में ऑल्टरेशन क्या आएगा? तो इट हैज हाई नंबर ऑफ राइबोसोम्स and high number of mitochondria, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो नॉर्मल सेल के कंपैरेटिवली कैंसरस सेल में ज्यादा होते हैं। क्लियर ना? तो ऑल्टरेशन इन साइटोप्लाज्म भी इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कैंसरस सेल के लिए, वो है प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। तो इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंसरस सेल के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती जो नॉर्मल सेल के पास है। तो वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसको भी समझ ले। तो कैंसर सेल्स लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन shown by normal cell। अब नॉर्मल सेल की कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली नॉर्मल सेल जब डिवाइड होता है और मास बनना स्टार्ट होता है, तो जैसे ही नॉर्मल सेल बॉडी के किसी भी अदर सेल के कांटेक्ट में आ जाए, मान लीजिए इस सेल के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो ये सेंस कर लेगा कि अब ज्यादा क्राउड डेवलप करना अदर सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा, ये अपनी ग्रोथ को, अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देगा। बट कैंसर सेल ऐसा नहीं करते। कैंसर सेल अगर नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में भी आएंगे तब भी वो डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझना है। कैंसर सेल अगर नॉर्मल सेल के टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब भी डिवीजन करते हैं। बट नॉर्मल सेल अगर किसी भी अदर सेल जो कि नॉर्मल सेल ही है उसके कांटेक्ट में आता है, उससे टच होता है, तो वो अपनी डिवीजन एबिलिटी को स्टॉप कर देता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। एक प्रॉपर्टी और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कैंसर सेल शो मेटास्टेसिस। अब ये मेटास्टेसिस भी क्या है इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल शोज मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का मतलब the property of cancerous cells to invade the blood vessels or lymphatic vessels and to spread in whole part of the body। यानी spreading of cancer is known as metastasis। तो the property of spreading मैं लिख दूं, ये बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा आप लोगों के लिए। property of spreading by invading blood vessels or lymphatic vessels। क्लियर ना? तो आई थिंक ये 10 प्रॉपर्टीज सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल। अब इस कैंसरस सेल का थोड़ा सा हम लोग जेनेटिक
बेस भी देख लें, क्योंकि जो स्टार्ट हम लोगों ने किया था ना, फेलियर ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, आइए वो समझते हैं कि कौन सा रेगुलेटरी मैकेनिज्म था जो नॉर्मल सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है और जिसके फेलियर से अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होता है। ओके, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं कवर कर रहा हूं ताकि जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसलिए भी इजी हो जाए, क्योंकि 12th में अगर आप 12th के प्रिपरेशन में ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो एक पार्ट है असाइनमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट में कैंसर टॉपिक अलॉट हो जाता है, तो इसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा खासा मैटर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, चलिए अब देखते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर और कैंसरस सेल। तो जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसरस सेल को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक बेसिस क्या कहता है, इस चीज को बहुत आराम से आपको समझना है। कोई भी नॉर्मल सेल है, मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे जीन्स। तो नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस में 2 टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो 2 जीन्स हैं, इसमें एक है ऑन्कोजीन्स और सेकंड है एंटी ऑन्कोजीन्स। ठीक है, ऑन्कोजीन्स एंड एंटी ऑन्कोजीन्स, इन दोनों के बारे में पहले हम लोग समझ लें। तो ऑन्कोजीन सेल में रिप्रेजेंट होता है बाय द इनएक्टिव फॉर्म, एंड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑन्कोजीन, हालांकि ये भी अभी इनएक्टिव ही है, तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑन्कोजीन इज नोन एज प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, यानी ऑन्कोजीन्स इनएक्टिव क्यों है यह समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के पास वो प्रॉपर्टी है, ऑन्कोजीन्स के पास ये प्रॉपर्टी है ऑफ अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। बट इसे एंटी ऑन्कोजीन्स हमेशा सुप्रेस करके रखता है, एक्टिव नहीं होने देता, इसलिए नॉर्मल सेल में ये एक्टिव नहीं होगा तो अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन नहीं होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होगा, कैंसर कॉस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये एंटी ऑन्कोजीन सुप्रेस करेगा, इट सुप्रेस द ऑन्कोजीन। ओके, और डीएक्टिवेट, ये ज्यादा इजी टर्म है, डीएक्टिवेट द ऑन्कोजीन्स। डीएक्टिवेट या इनएक्टिव रखेगा, उसको एक्टिव भी नहीं होने देगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो ऑन्कोजीन्स को एक्टिव करते हैं। अगर ये एक्टिव होगा तब क्या होगा, ये सुप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो देर आर certain agents are responsible to activate oncogenes। ठीक है, तो कुछ एजेंट्स हैं जो इस ऑन्कोजीन को, जो कि इनएक्टिव था, उसे एक्टिव करेगा। ओके, तो ये एजेंट्स फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, इवन मैकेनिकल भी हो सकता है, एंड इवन मैकेनिकल। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और इवन मैकेनिकल एजेंट्स which activates oncogene are termed as carcinogens। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो वो एजेंट्स जो
इसको एक्टिव करेगा उसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। और जैसे ही एक्टिव होगा बाय द एजेंट्स, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में कौन कौन से वो एजेंट्स हैं जो इसे एक्टिव करते हैं। जैसे ही एक्टिव होगा तो सेल का अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका एक्टिवेशन होना, इसका सुप्रेस होना। क्लियर है ना? आइए अब देखते हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं जो ऑन्कोजीन को कार्सिनोजीन में डेवलप करता है, यानी ऑन्कोजीन्स को एक्टिव करता है। ओके, तो जो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स हम लोग देख रहे थे जो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करता है, अब उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो मैं बात करूंगा अब कार्सिनोजेंस की। ओके, और कार्सिनोजेंस में हम लोग पहले देखेंगे फिजिकल एजेंट। ओके, तो फिजिकल एजेंट में एज तो एजेंट्स बहुत सारे हैं, बट पहले हम लोग इसमें रेडिएशन देखेंगे, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। और इन दोनों में बहुत सिंपल आपको एग्जांपल कवर करना है। आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रेज, गामा रेज, ओके, और नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ओके, यूवी रेज। और इससे होने वाला जो कैंसर है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। एक्सरे से ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, ल्यूकेमिया। और यूवी रेज से स्किन कैंसर होता है। ठीक है, तो ये आपका एक फिजिकल एजेंट का एग्जाम्पल था। अब हम लोग ऐसे ही ब्रीफ में केमिकल एजेंट्स को भी देख लें। तो केमिकल एजेंट्स में तो बहुत सारे एजेंट्स हैं, बट अभी हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो मेनली मैं उन एजेंट्स की बात करूंगा जो सबसे कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है, लाइक टोबैको, चूइंग एंड स्मोकिंग, ओके, कैल्शियम ऑक्सलेट, इवन बेंजीन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कैंसर के चांसेस हैं बाय केमिकल्स। ओके, इसमें एक एग्जांपल हम लोग टोबैको का भी ले लेते हैं। इट कॉजेस ओरल कैंसर, द कैंसर ऑफ माउथ। ओके, ये आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा ओरल कैंसर का। देन बात करेंगे इसके बायोलॉजिकल एजेंट्स की। ओके, हालांकि केमिकल में रेड चिलीज का कंजम्पशन, ब्लैक पेपर का कंजम्पशन, च्यूइंग ऑफ बीटल नट, एरिका नट्स, ये सब केमिकल में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में लेके मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको भी पढ़नी भी नहीं है। इसके लिए आपको एमबीबीएस में पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट मिलेगा, जनरल पैथोलॉजी, उसमें बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है कैंसर को। फिजिकल, केमिकल एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल एजेंट। और बायोलॉजिकल एजेंट में कुछ वायरसेस हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो सर्टेन वायरसेस आर देयर विच कैन कॉज कैंसर, और इसे बहुत अच्छे से आपको समझना है। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, okay, and the second one is हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी से लीवर का कैंसर होता है, हेपेटाइटिस बी, इससे कैंसर ऑफ लीवर होता है। ओके, क्लियर ना? तो ये एजेंट्स थे जो कि एज ए कार्सिनोजेंस डेवलप होंगे, यानी ऑन्कोजीन्स को एक्टिव करेगा।
अब जब एक्टिवेशन हुआ है तो अंडरस्टूड है सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन जो कि अनकंट्रोल्ड मैनर में होगा, रिजल्टिंग इन ए मास विच इज नोन एज ट्यूमर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर के टाइप्स भी समझना इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम लोग बहुत ब्रीफ में ही समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं किया है। So the first one is benign tumor and it is very simple to understand, क्योंकि benign tumor को localized tumor बोलते हैं। और localized tumor का मतलब क्या हुआ? ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, बट ये ब्लड वेसल्स में या लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर नहीं हुआ है, यानी ये नॉन इन्वेजिव है। तो लोकलाइज्ड ट्यूमर एंड इट इज नॉन इन्वेजिव, ये इन्वेड नहीं करता है ब्लड वेसल्स को या लिम्फेटिक वेसल्स को। पेनलेस, यानी मैक्सिमम ट्यूमर इसे पेनलेस है, बट पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस और पेनफुल। एंड ये लोकलाइज्ड है तो ये ट्रू कैंसरस ट्यूमर नहीं माना जाता, तो नॉट कंसीडर्ड एज ट्रू कैंसरस ट्यूमर एज इट इज क्यूरेबल। ठीक है, ये क्यूरेबल है तो ट्रू कैंसरस ट्यूमर नहीं है, तो इट इज क्यूरेबल। ठीक है, क्यूरेबल है तो नॉन कैंसरस नहीं है। और इसका जो सेकंड पार्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैलिग्नेंट को ट्रू कैंसरस ट्यूमर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्वेजिव है। इन्वेजिव का मतलब ये विद द हेल्प ऑफ ब्लड, विद द हेल्प ऑफ लिम्फ बॉडी में ट्रेवल करता है। ओके, तो इसका मेटास्टेसिस होता है, इसलिए ये ट्रू कैंसरस ट्यूमर है। ओके, तो ये इन्वेजिव है। इन्वेजिव का मतलब समझ में आ रहा होगा दैट दे कैन मूव थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, मूव थ्रू ब्लड एंड लिम्फ। ओके, तो लोकलाइज्ड तो ये रहा नहीं क्योंकि ये इन्वेजिव है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन क्यूरेबल एंड ये ट्रू कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है, यानी अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर को और डिटेल में लेके चले तो ये ट्रू कैंसरस है, मतलब ये कैंसर कॉज करेगा। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर समझेंगे विच मेनली रिजल्ट्स ड्यू टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो टॉपिक्स भी इजी लगेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर के रिजल्ट को, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर को। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द टाइप्स ऑफ कैंसर। तो ये हेडिंग भी अब हटा दें क्योंकि ये हेडिंग भी खत्म हो चुकी है। तो ये हम लोग अब आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ कैंसर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैंसर में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर, दैट इज कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा वो कैंसर है जो कि एपिथेलियल टिश्यू पे होता है, और एपिथेलियल टिश्यू पे भी एक्टोडर्मल है ये। ओके, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कार्सिनोमा है। 85% ऑफ टोटल कैंसर इन वर्ल्ड वाइड इज कार्सिनोमा। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए इसका ओरिजिन क्या है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिनेट होगा। ओके, मेनली एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म पे है, यानी आउटर लेयर ऑफ स्किन पे है, आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पे है।
and 85% of total cancer are कार्सिनोमा. ओके, 85% टोटल कैंसर जो है वो कार्सिनोमा है. अब मेन तो इसमें आपको यही याद रखना है ना, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यही आपको याद रखना है और सबसे ज्यादा यही होता है. तो जितने भी एपिडर्मल से रिलेटेड या एक्टोडर्मल से रिलेटेड कैंसर्स हैं, लाइक स्किन कैंसर, ओके, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जितने भी एक्टोडर्मल हैं ये सब कार्सिनोमा है. बात समझ में आ रही है ना. और जो सेकेंड पार्ट है वो तो सिर्फ 1% है ओवरऑल, दैट इज सार्कोमा. ये भी एपिथेलियल टिश्यू को ही अफेक्ट करता है, बट ये मीजोडर्मल है. ठीक है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू, ये भी एपिथेलियल टिश्यू. तो कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बट दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ओके, ये मीजोडर्मल है और मीजोडर्मल होने की वजह से ये बहुत कम होता है, क्योंकि मीजोडर्मल से पहले एक्टोडर्मल है जो कि आउटरमोस्ट कवरिंग है, या तो एंडोडर्मल है. तो ये बीच में लेयर रहता है, इसलिए थोड़ा प्रोटेक्टिव है ये. तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है ये. और मीजोडर्म पे होने का मतलब ओनली 1% कैंसर, देखिए सिर्फ 1% कैंसर ऑफ वर्ल्ड वाइड आर सार्कोमा. ठीक है, मैं इसमें भी एग्जांपल दे दूं आपको, एग्जांपल्स ऑफ कैंसर ऑफ मसल्स. ठीक है, मसल्स के कैंसर को माइलोमा बोलते हैं. कैंसर ऑफ लिम्फ नोड जिसे लिम्फोमा बोला जाता है. ओके, तो ये दोनों सार्कोमा कैटेगरी में है. ठीक है, माइलोमा एंड लिम्फोमा. ठीक है ना. द थर्ड वन इज ल्यूकेमिया. तो ल्यूकेमिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ WBC ल्यूकोसाइट. तो WBC का अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन आयनाइजिंग रेडिएशन के वजह से भी होता है. तो ये अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, क्योंकि देखिए आपको पता होगा ना कि WBC का अपना एक एवरेज काउंट है 8000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड. तो ये अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट है. ठीक है, तो ये ब्लड कैंसर भी कहलाता है. तो इसके लिए ये सफिशिएंट है. ठीक है, और फोर्थ जो है दैट इज मिलानोमा. एंड इसमें मिलानोमा में अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ मिलानोसाइट्स होता है. तो मिलानोमा में अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ मिलानोसाइट्स. सो टाइप्स ऑफ कैंसर भी हम लोग कवर कर चुके हैं. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डायग्नोसिस. अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे. बट डायग्नोसिस से पहले आपको सिम्टम्स समझना बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ कैंसर. देखिए, सिम्टम्स नहीं समझेंगे तो कैंसर को डेवलप होते हुए जज करने में भी डिफिकल्टी होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ कैंसर.
तो कैंसर में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो हार्ड एरिया बनता है इन द ब्रेस्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ हार्ड एरिया मतलब वो लम्प्स बन जाते हैं ब्रेस्ट में, हार्ड एरिया इन द ब्रेस्ट। ओके, चेंज इन द साइज ऑफ मोल, देन ब्लड लॉस फ्रॉम एनी नेचुरल ओरिफाइसेस, जितने भी नेचुरल ओपनिंग्स हैं वहां से ब्लड लॉस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड लॉस फ्रॉम एनी नेचुरल ओरिफाइसेस। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स है कैंसर्स के, जैसे अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, क्योंकि कैंसरस सेल्स अगर नॉर्मल सेल से नरिशमेंट ले लेगा तो नॉर्मल सेल की डेथ की वजह से आपके बॉडी वेट पे भी अफेक्ट पड़ेगा। ओके, देन टायर्डनेस, क्योंकि नॉर्मल सेल्स कम हो रहे हैं तो टायर्डनेस एंड फटीग डेवलप रहेगा ही रहेगा। ओके, एंड पेन एक जनरल सिम्टम है। जैसे जैसे कैंसर या ट्यूमर अपने साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो ये बिल्कुल अनटॉलरेबल पेन भी डेवलप करता है। ठीक है, तो बहुत सारे सिम्टम्स है, बट अगेन वही हमें एनसीईआरटी बाउंड रहना है, तो हम कुछ ही सिम्टम्स को कवर करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो सिम्टम्स ऑफ कैंसर के बाद कैंसर को डायग्नोस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेरियस मोड ऑफ डायग्नोसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो डायग्नोसिस में द फर्स्ट डायग्नोस इज ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट दोनों केसेस में किया जाता है, यानी ये बिनाइन ट्यूमर में भी किया जाएगा, लोकलाइज्ड कंडीशन में भी और मैलिग्नेंट कंडीशन में भी। ब्लड टेस्ट पे ही एक टेक्निक बेस्ड है जिसे फाइन नीडल एस्पिरेंट टेक्नोलॉजी बोला जाता है या टेक्निक बोला जाता है। फाइन नीडल एस्पिरेंट टेक्निक, जिसमें जो अफेक्टेड एरिया है, जो कैंसर से अफेक्टेड एरिया है, वहां नीडल इंसर्ट करके कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड को लेके ऑब्जर्वेशन किया जाता है, चेंजेस देखे जाते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना आपको कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। जो प्रॉपर्टीज आप कैंसर सेल्स में देखते हैं वो प्रॉपर्टीज आपको नॉर्मल सेल्स में नहीं दिखती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कैंसरस सेल्स में नहीं होते हैं। तो ब्लड टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है बायोप्सी। बायोप्सी में अफेक्टेड पार्ट का थिन सेक्शन कट किया जाता है, स्टेन किया जाता है और उसे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के लिए एग्जामिन किया जाता है। ओके, तो बायोप्सी में सेक्शंस कैन बी कट and stained for the observation or for histopathological examination। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोप्सी। ठीक है, एंडोस्कोपी किया जाता है टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ स्टमक, कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर या जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कैंसर है उसके लिए एंडोस्कोपी किया जाता है। ओके, एंडोस्कोपी इज अगेन अ वेरी पॉपुलर टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो एंडोस्कोपी भी एक तरीका है कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। फिर आता है आपका कंप्यूटेड टोमोग्राफी, दैट इज सीटी स्कैन। ओके, तो सीटी स्कैन और कंप्यूटेड टोमोग्राफी,
तो अफेक्टेड एरिया को स्कैन किया जाता है अंडर सम रेडिएशन। देन इसके बाद MRI, दैट इज मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टेस्ट। ठीक है, MRI भी एक डायग्नोसिस है। एंड फाइनली एलिसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर कैंसरस सेल है तो इसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ कैंसरस सेल। सो एलिसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay, enzyme linked immunosorbent assay। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये है डिफरेंट डायग्नोसिस और इसी पे बेस्ड, हालांकि DNA प्रॉबिंग भी किया जाता है डायग्नोसिस में, इसे भी आप समझ सकते हैं कि एक स्मॉल आर्टिफिशियल फ्रेगमेंट ऑफ DNA इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है टू फाइंड आउट द मार्कर्स। तो ये मार्कर्स का काम करता है, ये फाइंड आउट करता है द म्यूटेशन और द चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओके, नाउ डायग्नोसिस के बाद अब है हमारा फाइनल स्टेप टूवर्ड्स द टॉपिक, टूवर्ड्स द डिजीज, दैट इज ट्रीटमेंट। ओके, और ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट को समझना। तो ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक नंबर 1 इज सर्जरी फॉर द रिमूवल ऑफ ट्यूमर फ्रॉम द लोकलाइज्ड एरिया एंड इवन बाय बायोप्सी। ओके, देन कीमोथेरेपी, इसमें थेरेपी का मतलब होता है कि सम काइंड ऑफ assisted techniques provided by some chemicals which act as a cancer killing chemicals। okay, जो कैंसरस सेल्स को किल करेगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कीमोथेरेपी। और कुछ थेरेपी रेडिएशन से दी जाती हैं, नोन एज रेडियोथेरेपी। एंड द फोर्थ वन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज, तो इसमें हम प्रोवाइड करते हैं इम्यूनोथेरेपी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा क्योंकि इस टॉपिक में हर एक पार्ट मैंने कवर किया है डिटेल में भी, और जहाँ पे ब्रीफिंग रिक्वायर्ड थी वहाँ पे ब्रीफ में भी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन को प्रेस करें, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।